तो आप पढ़ते हैं सारी बुक 100%, लेकिन आपको याद रहता है सिर्फ 10%। क्यों ऐसा? तो हम पीरियड ऑफ लर्निंग को दो हिस्सों में बांटेंगे। एक है कंजप्शन पीरियड, दूसरा है डाइजेशन पीरियड। सो कंजप्शन पीरियड में आप नई नई इंफॉर्मेशन सीखते हो, इंफॉर्मेशन कहो या फिर सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आप साइंस स्टूडेंट हो और आप हिस्ट्री में पहली बार आप सब पढ़ रहे हो, तो ये आपका हो गया कंजप्शन पीरियड। लेकिन आप साइंस स्टूडेंट हो, राइट, और आपने हिस्ट्री पहली बार पढ़ ली ऑलरेडी, तो अब उसे डाइजेस्ट करना पड़ेगा। सो इसे हम डाइजेशन पीरियड कहते हैं। डाइजेशन का मतलब क्या है? सो डाइजेशन पीरियड में क्या होता है? ओनली रिवीजन, रिवाइज करो, रिकॉल करो, ये होता है डाइजेशन पीरियड। सो कंजप्शन पीरियड में ओनली लर्निंग एंड स्टडिंग आता है। सो इसको हम PACER इस फॉर्मूला से याद करेंगे। अब कुछ भी पढ़ना हो उसे हम इस फॉर्मूला से पढ़ेंगे। सो व्हाट गोज इनटू योर ब्रेन इज लेस इंपॉर्टेंट दैन व्हाट स्टेज इन योर ब्रेन। जो आप पढ़ते हो, जो आपके ब्रेन के अंदर जा रहा है वो कम इम्पॉर्टेंट है, मगर जो आपके ब्रेन में रहता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो PACER में फर्स्ट प्रोसीजरल आएगा, नेक्स्ट आएगा एनालॉजियस, नेक्स्ट आएगा कॉन्सेप्चुअल, उसके बाद आएगा एविडेंस, उसके बाद आएगा रेफरेंस। सो प्रोसीजरल में हम इसे क्या कहते हैं? दैट टेल्स यू हाउ समथिंग शुड बी एग्जीक्यूटेड। तो समझिए आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो एंशियंट हिस्ट्री में एक प्रोसीजर होता है पढ़ने के लिए। तो आप क्या करते हैं? स्टोन एज से शुरू करते हैं और मेडिवल, अर्ली मेडिवल हिस्ट्री तक जाते हैं। तो ये इसका प्रोसीजर है, आप रिवर्स में नहीं जा सकते, राइट। सो आप पहले महाजनपदास के बारे में पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आप द पीरियड पढ़ेंगे, फिर आप उसमें स्टोन एज के पीरियड में जाएंगे। ऐसे आप नहीं जा सकते। कुछ लोग कहते हैं कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ना होने के कारण भी आपको वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोसीजर में आता है, वो उस सीक्वेंस में आता है। तो आपको लेस इंपॉर्टेंट होने के कारण भी उसको पढ़ना पड़ेगा। ये होता है प्रोसीजरल। क्योंकि अगर आपने वो चैन तोड़ दी तो आपको नेक्स्ट आगे के जो टॉपिक्स हो गए उसमें बहुत ही डिफिकल्ट फेस होनी पड़ेगी, और जब आप उसको रिमेंबर करेंगे तब भी उसको आपको प्रॉब्लम होगी। तो अभी प्रोसीजर को कैसे हम कॉन्कर कर सकते हैं? थ्रू प्रैक्टिस। हाँ, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको। एक एक बार में समझ में ना आए तो दो तीन बार उसको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम रीडिंग कर रहे हो तो आपके पास वो एबिलिटी होगी कि आप उसको फिर एक बार पढ़ें, लेकिन आपने अगर दो तीन बार उसको रिवाइज कर लिया है तो आपको मन नहीं करेगा वो पढ़ने के लिए। इसलिए आप फर्स्ट 2-3 रीडिंग्स में ही उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और पढ़ें। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आपको नोट्स भी बनाना पड़ेगा और जो पढ़ा है उसको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। क्योंकि आपको जब उसको पढ़े तो आप समझ लीजिएगा मैं डायरेक्ट अब एग्ज़ाम के टाइम में ही पढ़ूंगा, ऐसे समझ कर उसको पढ़ें। ना कि आपको रिवीजन करना ही है बाद में, इसलिए अभी ऊपर ऊपर पढ़ लेता हूँ, ऐसा नहीं करना है। तो इसको आपको प्रैक्टिस में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट होता है एनालॉजियस। तो एनालॉजियस क्या होता है? आपके बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप साइंस स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड हो तो आप क्या करोगे? जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कम टाइम दोगे, कम टाइम दोगे, और जब उसको टाइम दोगे तो आप उसको कैसे पढ़ोगे? तो इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिलेटेड टू समथिंग यू ऑलरेडी हैव प्रायर नॉलेज अबाउट इट। तो आप इसको एनालॉजियस वे में पढ़ोगे, यानी कि आपको ऑलरेडी न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पता है। एग्जाम्पल, तो आप न्यूक्लियर एनर्जी का जो भी टॉपिक आएगा उसको आप एनालाइज करोगे एज ए मास्टर। तो क्या उसने सही पढ़ाया, क्या वो आर्टिकल में सही लिखा है या नहीं, ऐसे आप उसको एनालाइज करोगे। तो इससे क्या होता है? आपको अच्छे से रिटेन हो जाएगा ये टॉपिक, क्योंकि ऑलरेडी इसको आप न्यूक्लियर एनर्जी, इसका बेसिक आपको पता है सारा कुछ। तो आप इसको जब एनालाइज करोगे, एनालॉगियस वे में पढ़ोगे, तो ये टॉपिक और भी स्ट्रांग बनता जाएगा, और इसका जो टाइम बचेगा वो आप अदर सब्जेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो। तो एनालॉजियस को जब आप पढ़ोगे तो कैसे? ऐसे क्रिटिक आप उसको पढ़ोगे। तो क्या वो टॉपिक सही है या नहीं, क्या ऐसे एनालाइज किया है उसको, क्या ऐसे पढ़ाया है उसको, ऐसे आप खुद से सोचोगे तो क्या होगा? ये टॉपिक्स आपके स्ट्रांग होते जाएंगे। तो आपने पहले पढ़ा प्रोसीजरल, जो टॉपिक्स प्रोसीजर वाइज होते हैं वो प्रोसीजरल में आते हैं। दूसरा एनालॉग, जो जिसमें आप ऑलरेडी आपका बैकग्राउंड इसमें है। कुछ लोगों का होता है ह्यूमैनिटीज़, तो उसमें क्या एंशियंट हिस्ट्री या फिर पॉलिटी, ये सब पे उनको एनालॉजियस वे में पढ़ना चाहिए।
नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल में क्या होता है, प्रोसीजर प्लस कॉन्सेप्चुअल नॉलेज से क्या मिलता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और नॉलेज एप्लीकेशन। तो जो आपने एनालॉजीज में पढ़ा था एज ए एक्सपर्ट, तो उसको आप नॉलेज अप्लाई कर सकते हो। तो ये क्या होता है, PAC। जो प्रोसीजर और कॉन्सेप्चुअल ये जो टॉपिक होंगे ये इसको एड करेंगे हमेशा। तो ये जो नॉलेज होगा, प्रोसीजरल नॉलेज आप ले लोगे, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ले लोगे, तो आप उसको क्या करोगे बाद में, एनालॉजियस वे में आप उसको पढ़ोगे। तो प्रोसीजरल में समझो एंशियंट हिस्ट्री है, ये प्रोसीजर वाइज पढ़ने की चीज़ है। कॉन्सेप्चुअल, अब उसमें भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, एंशियंट हिस्ट्री में उतना कुछ नहीं होता है, लेकिन पॉलिटी में कॉन्सेप्चुअल वाइज होता है। तो ये सब्जेक्ट हम कॉन्सेप्चुअल कह सकते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल जो टॉपिक्स होते हैं उसको आप माइंड मैपिंग करोगे। माइंड मैपिंग इन द सेंस कि आप सपोज न्यूक्लियर एनर्जी है, सपोज न्यूक्लियर एनर्जी है, राइट। सो न्यूक्लियर एनर्जी का माइंड मैप आप बनाओगे फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन आप इस मैपिंग को इन द ग्रेटर लेवल लाइक एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ज्योग्राफी में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये भी आप उसको मैपिंग करना है फॉर बिगर पिक्चर। उस सब टॉपिक्स को कनेक्ट करना है। तो न्यूक्लियर एनर्जी है, उसका आउटकम क्या हो सकता है, ऑब्वियसली न्यूक्लियर वेस्ट, जिससे प्रोलिफरेशन होता है, जिसको एनरिच करके न्यूक्लियर वेपन भी बना सकते हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही डिजास्टरस होता है। और उसको हम ज्योग्राफी वे में भी ले जा सकते हैं कि कहाँ कहाँ न्यूक्लियर एलिमेंट्स, न्यूक्लियर एनर्जी के जो आते हैं अपने, यूरेनियम, थोरियम, ये ज़्यादा कहाँ पे प्राप्त होते हैं, राइट। सो ये आप इसको ऐसे मैपिंग वे में और ब्रॉडर सेंस में ले जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है एविडेंस। एविडेंस बेस्ड सब्जेक्ट्स आपको पता ही होगा, इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या है, एविडेंस बेस्ड, यानी कि इसके जो स्टैट्स, इंडेक्सेस, ये सारे क्या होते हैं, डाटा बेस होते हैं। सो इसके जो डाटा होते हैं वो याद रखने के बहुत मुश्किल होता है। तो एविडेंट टाइप इंफॉर्मेशन कैन यूज एज एग्जाम्पल। तो इसके जो डाटा होते हैं वो ऐसे एग्जाम्पल हम यूज़ कर सकते हैं मेंस में, आंसर राइटिंग्स में, टू प्रूव ए कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। अब इसमें कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्या हो सकता है, सपोज जीडीपी है, जीडीपी का कॉन्सेप्ट आपको पता है, राइट। सो आप जीडीपी के बारे में लिखोगे और उसका एक डेटा पेश करोगे कि इतना जीडीपी है, 5.6 या फिर 6 पॉइंट। तो ऐसे ही बैंकिंग में उसमें क्या आता है, आरबीआई का, जो आरबीआई का जो आता है रेपो रेट, अब ये रेपो रेट का कितना परसेंटेज है रिसेंट, वो डाटा में आता है। तो एविडेंस इज नथिंग बट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स। तो एविडेंस को हमें क्या करना चाहिए, हमेशा स्टोर करना चाहिए। स्टोर इन द सेंस नोटबुक में हमें उसको लिख कर रिवाइज करना चाहिए, और दूसरा उसको रिहर्स करना चाहिए। सो इसको हम 3 वेज से ले सकते हैं। हाउ टू यूज़ दैट इंफॉर्मेशन, ये जो हमने इंफॉर्मेशन बनाई है वो कहाँ पे यूज़ करेंगे, दूसरा ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे अप्लाई करनी है, और तीसरा टाइप ऑफ कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन इन दिस एन एग्जाम्पल ऑफ, इज दिस एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको समझना है कि ये जो एग्जाम्पल है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो डाटा है, ये आप किस एग्जाम्पल, किस कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन को ऐड करेंगे, राइट। और नेक्स्ट और लास्ट होता है रेफरेंस। रेफरेंस में क्या आता है, रेफरेंस इंफॉर्मेशन इज ऑल द निफ्टी ग्रिटी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट डोंट रियली चेंज योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो आप सोचिए, आपने एक टॉपिक कॉन्सेप्ट जो उसका अच्छे से पढ़ लिया है, राइट। तो अब ये कॉन्सेप्ट के अराउंड कुछ और टॉपिक्स हो गए, टॉपिक्स इन द सेंस इंफॉर्मेशन। सो उसको भी आप एक बार देख लेंगे कि कभी कोई टॉपिक इस ऑल अराउंड इंफॉर्मेशन से टच ना हो। अब इसका एग्जांपल बोलूँ तो जीडीपी। अब जीडीपी के बारे में पढ़ते हैं तो आप क्या करेंगे, एक ऐड ऑन इन्फॉर्मेशन, रेफरेंस कुछ भी नहीं है, ऐड ऑन है। तो आप इंडिया की जीडीपी पढ़ोगे, टॉप 5 कंट्रीज़ की जीडीपी तो पढ़ोगे, फिर आप सोचा है कि चलो नेबरिंग सिटी, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसकी भी जीडीपी एक बार देख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ऐड ऑन इंफॉर्मेशन है, इसको हम रेफरेंस भी कह सकते हैं। तो इसको भी आपको स्टोर एंड रिहर्स करना पड़ेगा, सेम एज एविडेंस। तो इसको भी सेम वे में यूज़, अप्लाई और कहाँ पे उसको अप्लाई करना है, किसका एग्जाम्पल देना है। सो आप इस प्रकार से पढ़ोगे तो आप 100% में से नियरली 50% रिटेन कर सकते हैं, एंड इट इज़ मोर देन 10%, राइट।